नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल में इलेक्शन समाप्त हो गया है और काउंटिंग जोरों पर है। कम आधा सीट की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन इस परिणाम में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात जो है वह है एक है मधेश की पार्टी, यानी कि जनमत पार्टी के हीरो। जनमत पार्टी के हीरो जो कि कभी मंडेला के नाम से और कभी गांधी के नाम से या नासा के वैज्ञानिक कहलाने में उनको बहुत पसंद आता है, यानी कि डॉक्टर सीके राउत की मैं आज चर्चा करूंगा। और सीके राउत भारी बहुमत से जीत गए हैं। और जीतने के पीछे क्या है कि सीके राउत ने जो हराया है वह मधेश के मसीहा जाने जाने वाले श्री उपेंद्र यादव को। तो आखिर सीके राउत आकर क्या करेंगे नेपाल में? मैं कुछ इनका पिछला हिस्ट्री बताना चाहूँगा। सीके राउत नेपाल में 68 में प्रवेश किए। ये अमेरिका से नेपाल आए और मधेश पर कुछ अध्ययन भी किए। मधेश पर इनकी कुछ किताबें भी निकली और अंडरग्राउंड होकर ये रातों रात जो ऊपर आए उसमें इनका मुख्य नारा था स्वतंत्र मधेश का, यानी कि स्वतंत्र मधेश के लिए ये काम कर रहे थे। और अंडरग्राउंड रूप में इतना काम किए कि ये नेपाल, भारत और विश्व में इनका नाम हो गया। लेकिन और अपने को बताने में सफल भी रहे कि मैं गांधीवादी हूँ। फिर मंडेला की बात करते थे और मधेश आंदोलन में इनको समर्थन भी मिला। स्वतंत्र मधेश का प्रचार करने में लोगों का आंतरिक समर्थन भी मिला। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ तक चर्चित हो गए कि हिमालय में एक बार मैं अपनी संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति और हिमालय टीम के साथ लगभग 4 किलोमीटर पैदल चल के अंडरग्राउंड रूप में इनका एक इंटरव्यू प्रकाशित किया था। प्रकाशित करके मैंने मेरी पहली पत्रिका थी, वह भी हिंदी में, हिमालय में। मैं उसकी कहानी बताता हूं कि जब मैं वह पत्रिका लेकर मार्केट में गया तो मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे लेने से इनकार कर दिए। हमारे ब्रोकर को पकड़ के धमकाने लगे कि तुम ये राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का कवर बनाए हो, इस पत्रिका को बंद किया जाए। हमारे संपादक को घर में पथराव तक किया गया। उनको बस पर चलने में गाली गलौज करके उनको बस से उतरना पड़ा, ऐसी नौबत थी। तो हमारी गलती क्या थी? तो हिमालय में मैंने इनका कवर पृष्ठ में इनका फोटो छापा था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर थे और खास करके काठमांडू के आंख पर कितना चढ़े हुए थे। अगर ये खुलेआम घूमते तो लग रहा था कि इनको गोली मार दी जाती, केवल स्वतंत्र मधेश की बात के कारण। फिर धीरे धीरे यह अपना आंदोलन को देने लगे, गति देने लगे। मैंने कुछ 2 साल बाद इनसे जनकपुर में मिला। जनकपुर में मिलकर सीके राउत जी से एक ही आग्रह किया था कि राउत साहब, सब चीज़ है, देश टुकराने की बात आप कर रहे हैं, आंदोलन का अलग रूप होता है, लेकिन आप अगर जेल चले जाएंगे तो जेल जाकर काम नहीं कर पाएंगे। सो मैं आग्रह करूंगा, जो भी करना है अगर फिजिबल है तो आप बाहर रह कर करें, अगर जेल जाता है तो जेल भरो अभियान चलावे। मुझे डर भी लग रहा था। मैं जनकपुर में इनके घर में बात कर रहा था और वहाँ बात करके ये सलाह देकर मैं निकल के आ गया। जैसे ही मैं अपने घर पर पहुँचता हूँ कि इनको छापामारी करके वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। सीके राउत फिर जेल चले गए। बात होने लगी कि अरे सीके राउत कहाँ है, ये तो स्वतंत्र मधेश की बात करता है। दूसरी बात कि मधेश आंदोलन करने वाले जो पार्टियां थी वह पार्टी शिथिल हो गई थी। वह
पार्टी केवल अपना पद और प्रतिष्ठा और मंत्री पद पाने में लुप्त थी। इसलिए सीके राउत रातों रात आगे बढ़ गए। इनको पकड़ के जेल में रख दिया गया। इनके कार्यकर्ता सभी जेल में थे। सभी पर, एक कार्यकर्ता पर 10-10 मुद्दा चलाया गया, जो कि अभी भी है। फिर जब आंदोलन बढ़ ही रही थी कि अचानक एक दिन खबर आई कि अरे सीके राउत का तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये आश्चर्य हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, सीके राउत ये क्या कर रहे हैं। फिर पता चला कि अरे ये तो ओली साहब के साथ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वास्तव में था ही काठमांडू में बहुत बड़ा सम्मेलन में सीके राउत वहां पर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीके राउत से मिलकर नेपाल की राजनीति की मूल धारा में शामिल हो गए। उस दिन से फिर सीके राउत के खिलाफ मधेश में एक माहौल बनने लगा और सभी लोग कहने लगे कि ये कौन सा सीके राउत, ये बात करता था मंडेला की, और मंडेला तो इतना साल जेल में रहा और ये तो एक ही साल में जो है सो सरेंडर कर दिया। बात भी सही थी। लोग देख रहे थे कि वास्तव में इसको कहां से क्या मिला है जो कि एक ही बार ओली के सामने समर्पण कर दिए। लेकिन कुछ, अब आइए इनके पक्ष की भी बात करते हैं। आखिर जो लोग ये कहते हैं कि सीके राउत क्यों सरेंडर किया, क्यों ओली के साथ गया, सवाल यह है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जब जब सीके राउत का आंदोलन हुआ है, जब जब सीके राउत जेल में गया है, जब जब सीके राउत के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, तो एक भी मधेसी पार्टी के नेता की आवाज इसके पक्ष में नहीं निकली है। कोई भी सीके राउत को देखने तक नहीं गया जेल में। तो आखिर इनका जो आंदोलन जो था वो शिथिल होता जा रहा था और शिथिल होता जा रहा था। इसी बीच में अब इनको कहां से यह दूरदृष्टि मिली और इन्होंने रास्ता निकाला और अचानक ओली साहब से मिलकर इन्होंने अपना मूल राजनीति में आने का निर्णय ले लिया। गए, तराई में बहुत कठिनाई हुई। कठिनाई होने के बावजूद इन्होंने अपना पार्टी बनाया, जनमत पार्टी, और ये जनमत पार्टी पूरे नेपाल में, खास करके तराई में पूरब से पश्चिम तक बनाने में ये सफल हो गए। अभी के चुनाव में देखा जाए तो ये चुनाव में लड़ने आ गए हैं, सभी क्षेत्र से करीब करीब दे दिए हैं। इनका कहना था कि मेरा पार्टी जनमत पार्टी है, आप लोग जनमत दीजिए और मधेश का अधिकार हम वापस दिलाएंगे। इसी नारा के साथ इन्होंने पूरे तराई में अपना आंदोलन किया और अपना कार्यकर्ता को रखा। अब हुआ क्या कि यह चुनाव लड़ने का निर्णय एक ऐसे नेता के खिलाफ कर लिए जो नेपाल में मधेश का मसीहा माना जाता था, यानी कि उपेंद्र यादव। लोगों को लग नहीं रहा था कि ये सीके राउत जी इस बार जीत जाएंगे। लेकिन फिर एक ऐसा माहौल बना जो माहौल सीके राउत जी के फेवर में गया। अभी यहीं पर कल ही हमारी हिमालय में कंचना झा का एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से एक सर्वे करके कहा गया है कि देखिए, सीके राउत जी जीते हैं, वो जनता की चाहत नहीं थी कि सीके राउत ही निकले, क्योंकि सीके राउत बहुत ऐसा फ्लक्चुएट किए हैं जिसमें कि जनता भी उनसे नाराज भी है अभी। लेकिन वहां पर क्या था कि जो मसीहा महोदय थे उपेंद्र यादव जी, उनके खिलाफ वातावरण बन गया और लोग ये चाहने लगे कि किसी तरह उपेंद्र यादव की हार हो। मैं उपेंद्र यादव जी की चर्चा दूसरा वीडियो में करूंगा और इसी का परिणाम हुआ है और इसी का जो ये निगेटिव वोट है वो सीके राउत को मिल गया है। लेकिन सीके राउत अब जीत गए हैं, अब भारी मत से जीते हैं। तो अब क्या करेंगे सीके राउत? अब तो देखा जाएगा। जब ये कह रहे थे कि मैं
जाऊंगा संसद भवन में और संसद में आवाज़ उठाऊंगा। तो अब देखने की बात है कि सीके राउत संसद भवन में क्या आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने कहा है अपने ज़िला में कि हम हर घर में एक तो नौकरी दे देंगे, पढ़ने का व्यवस्था किएंगे। अरे राउत साहब, ये तो चुनाव जीतने का एक माध्यम है, लेकिन आप तो मधेश के नाम से जाने जाते हैं। आप नासा के वैज्ञानिक हैं, उसका मतलब यहाँ नहीं रखता है। और आप मंडेला बनेंगे या गांधी बनेंगे वो नहीं देखा गया है। आपको देखा गया है मधेश, स्वतंत्र मधेश के नाम से आप प्रवेश किए हैं, लेकिन मधेश अभी भी परतंत्र है। आप इस परतंत्र को कैसे इस गुलामी से मुक्ति दिलाइएगा, ये आपके लिए चुनौती है। तो बहुत सारी बातें सीके राउत साहब किए हैं। अब लोगों की दृष्टि इसी पर है कि सीके राउत जी कैसे संसद भवन में ये अपना मुद्दा उठाते हैं और ये सड़क पर कैसे रहेंगे और ऊपर कैसे जाएंगे। और ये बात है कि आप एक बात देख लीजिए राउत साहब, कि आप जीत कर आ गए हैं, आप जो मुद्दा उठाए हैं, अगर वह मुद्दा संसद में प्रवेश नहीं किया, मधेश की आवाज नहीं उठी, तो सीके राउत साहब को नशा का वैज्ञानिक लोग नहीं समझेगा। सीके राउत साहब की स्थिति वही होगी जो आज उपेंद्र यादव की स्थिति हुई है। लोग आपको उसी तरह फिर उठा के फेंक देंगे वहाँ से जो आज उपेंद्र यादव झेल रहे हैं। लेकिन आपका रास्ता क्लियर है। अगर आप करना चाहें तो अभी सब चीज़ आपके हाथ में है और पूरा मधेश आपका साथ देगा। आप किस तरह पश्चिम के लोगों को साथ में लेंगे, ये आपके लिए चुनौती है। किस तरह आप मिला पाएंगे, या चुपचाप आप केवल संसद भवन में जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आपकी अपनी ही पार्टी में आप बहुत लोगों को पहले ही निकाल चुके हैं। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप अपना क्रिटिसाइज नहीं सुनना चाहते हैं। आज कैलाश महतो अलग से अपना एक पार्टी निर्माण कर चुके हैं, पार्टी के रूप में वो काम कर रहे हैं। पार्टी तो नहीं है, लेकिन वो आपके बाएं हाथ थे और आज आपकी कार्यकर्ता आपके जितने हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। तो अब यह देखने की बात है सीके राउत जी, आप वास्तव में मसीहा बनते हैं या फिर आप उपेंद्र यादव की राह पर जा रहे हैं, या फिर सत्ता से चिपक रहे हैं। इसलिए यह चुनाव और यह जीत आपको सावधान कर रहा है कि आप नेता बनना पसंद करेंगे और सर्वप्रिय नेता बनेंगे, या आप फिर उसी तरह प्रिय होकर अपने को गंवा देंगे। मित्रों, आज मैं इतना ही। फिर दूसरा वीडियो में सीके राउत को मैं टच करूंगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें। मैं फिर वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।